सुस्वागतम दोस्तों, मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज पूरक पूरक पाठ्य पुस्तक का हम चौथा अध्याय देख रहे हैं और उसका भाग दूसरा देख रहे हैं, युगों का दौर। तो भाग 2 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को, जिसमें हम देख रहे हैं युगों के दौर की जानकारी। शीर्षक है भारत का प्राचीन रंगमंच। अब रंगमंच क्या है? तो जिस जगह पर नाटक खेला जाता है, अर्थात स्टेज। हम नाटक खेलने के लिए जिस मंच का उपयोग करते हैं वो रंगमंच कहलाता है। तो भारतीय रंगमंच अपने मूल में, संबंध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र आया है और नाटक जो है हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन परंपरा रही है नाटकों की। तो ये लेखक इस जगह पर बता रहा है। रंगमंच की कला का पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। अब ये जो नाट्य शास्त्र है ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बहुत सारी मौलिक चीजें देखने के लिए मिली है, जिसमें जो शीर्षक से जैसे हमें पता चलता है कि ये मुख्य तौर पर नाटक पर लिखा गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि नाट्य शास्त्र जो है नाटक पर आधारित, इसमें इसका जिक्र आता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह से विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसी चीज का विश्लेषण करते हैं जो हमारे समाज में ज्यादा प्रचलित है। जैसे हम लोग देखते हैं कि समाचार पत्रों में संपादकीय लेख आता है, तो वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही है उसका लेखा जोखा उसमें होता है और उसका विवेचन उसमें किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से कोई एक पुस्तक जब विवेचनात्मक लिखी जाती है तो वो जो जिस चीज पर लिखा जा रहा है वो उस समय समाज में बड़े प्रचलित होना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर नाटक उस समय समाज में ज्यादा प्रचलित रहे होंगे, तभी तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक का ग्रंथ लिखा है। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक आशुघोष के हैं। भास और आशुघोष के नाटक हमें ज्यादा मिले हैं। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुआ था। तो ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं। ताड़पत्र एक वृक्ष की पत्तियां होती हैं, ताड़ का वृक्ष होता है, उस पर लिखी जाती हैं। और पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया। तो इस प्रकार से हाथ से लिखे गए, पेड़ की छाल पर या पत्तों पर लिखे गए जो लेख हैं वो हमें मिले हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों तक तूफान में मिले हैं। आशुघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्धचरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो इस प्रकार से कुछ ग्रंथों का जिक्र इस जगह पर लेखक ने किया है, जिसमें आशुघोष के नाटक है, भास के नाटक है और ठीक इसी प्रकार से बुद्ध चरित नाम का जो बड़ा ग्रंथ मिला है वो भी हम देखते हैं। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। तो इस प्रकार से यूरोप में भी पहली बार नाटक की जानकारी भारतीय नाटक से मिली है। ये जो पहला नाटक था शकुंतला, इस नाटक से जानकारी मिली। अभी कालिदास कृत था, कालिदास ने इसकी रचना की थी और इसके फिर अनुवाद हुए। और इस प्रकार से यूरोप में भी भारतीय नाटकों की जानकारी पहुंच गई। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में था। उज्जैनी जो है अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से विक्रमादित्य के शासनकाल के आसपास उसका समय माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत, माफ कीजिए मेघदूत। यह एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया है, वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार की कथा उसमें चित्रित है। कालिदास को संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम, माफ कीजिए, यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। यह विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया है। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत प्रासंगिक है। वर्तमान स्थिति में प्रासंगिक है मतलब उसका जो महत्व है, उसका जो कथा क्षेत्र है वो आज भी हमें दिखाई देता है। राजा हर्ष जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था। वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता है। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। ह्रास मतलब उसमें उसका पतन होने लगा, धीरे धीरे वो कम होते चले गए। प्राचीन नाटकों की कालिदास तथा अन्य लोगों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। तो संस्कृत का जो बोलचाल का रूप है वो अलग है और साहित्य लिखने का रूप अलग है। तो इस प्रकार से साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा, हम इस प्रकार से उसका विभाजन कर सकते हैं। तो प्राकृत जो है वो संस्कृत की बोलचाल की भाषा है। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय प्रायः स्त्रियां प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। अब अभिजात्यवादी कला क्या है? जो उच्च वर्ग या ऊंचे लोग जिसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की कला, खासतौर पर अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला प्रस्तुत करना, अर्थात ऐसी कला जो अमीरों वर्ग में प्रचलित है। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। अब जिस प्रकार से साहित्यिक रंगमंच रहा है उसी प्रकार से लोकमंच भी रहा है, मतलब सामान्य जनता का भी लोकमंच रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी। दर्शकों को इन विषयों की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इनका सरोकार नाटकीय तत्वों से कहीं अधिक प्रस्तुति पर रहता था। तो जो हम देखते हैं कि महाभारत की कथाएं या फिर हमारी पुराण कथाएं, ये नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे लोगों के लिए, लेकिन कुछ अभिजात विषय जो ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए, अमीर वर्ग के लिए बनाए जाते थे, वो जो रंगमंच था वो हमेशा साहित्यिक रंगमंच रहा है। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत में शिक्षित समुदाय की भाषा थी। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। अब किसी भी भाषा की जीवंतता क्या है ये हमें समझना चाहिए। जीवंतता जो होता है उसमें जो है नए शब्दों को स्वीकृत किया जाता है, नए नए शब्दों को उसमें स्थान दिया जाता है, तो वो भाषा जीवित है। और अगर वहीं रुक गई, पुराने ही शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो वो भाषा मृत हो जाती है। स्थायित्व अर्थात किसी जगह पर स्थिर हो जाना, किसी एक ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ जाना। ठीक, संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है।
अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। इसके बावजूद यह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अनुकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। तो ये खास बात है कि एक ढांचे में, एक सांचे में अगर लगातार बंधे रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसकी सादगी और उसकी शैली जो है वो सख्त होती चली जाती है, खो जाती है, सादगी खो जाती है, और भाषा की जो शक्ति है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है। अब लातिनी भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी जो भाषा है वो लैटिन, लातिनी अर्थात लैटिन है, लैटिन भाषा से उसका विकास हुआ है। जैसे संस्कृत से हिंदी निकली है उसी प्रकार से लैटिन से अंग्रेजी निकली है। तो लातिनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। उन दोनों के मुकाबले अर्थात कौन कौन से? तो लैटिन अर्थात लातिनी और यूनानी भाषा के मुकाबले संस्कृत जो है ज्यादा परिष्कृत अर्थात शुद्ध है, उसमें ज्यादा स्पष्टता है, पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता, लेकिन दोनों में बहुत समानता दिखाई देती है। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है जो शायद अब मौजूद नहीं है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उसका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। तो कुछ विशेषताएं यहाँ पर लेखक ने व्यक्त की है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर अर्थात टैगोर है, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है, ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। तो अगर हमें किसी भी देश के युग को पहचानना है तो उसके इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया और विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती, बहुत से अंतर्विरोध भी है, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत मिलते हैं, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। तो इस प्रकार से भारत को जानना है, भारत का क्षेत्र विस्तार अगर देखना है तो इतिहास के झरोखे में जो जो व्यक्ति यहाँ पर भारत में आकर गए हैं उनकी झांकियां हमें देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराण कथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातिनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली है, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर है, विशेषकर अंकोर और बोरोबुदुर में। तो इस प्रकार से भारतीय जो संस्कृति है, संस्कृत का विस्तार है, इन सब की जानकारी हमें हमारे ही इतिहास के ढांचों में देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ शिलालेख हैं, कुछ ताम्रपत्र हैं, तो कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनमें हमारा इतिहास आज भी जीवित है। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती है। और मुख्य बात यह है कि उपनिवेशीकरण क्या है, तो ये भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उपनिवेशीकरण अर्थात जो दूसरे जगह के लोग भारत में आकर अपने जो विविध प्रकार के व्यवसाय करते हैं और उसके लिए जो निवेश करते हैं वो उपनिवेशीकरण कहलाता है। 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती है। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था।
दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय वो कंबोज कहलाया। तो मुख्य बात यह है कि उपनिवेश करने के उद्देश्य से जहां जहां लोग गए हैं उन लोगों ने अपने अपने आप को स्थापित करने के लिए पुराने नामों का ही प्रयोग किया है। जावा स्पष्ट रूप से यव द्वीप या जोट का टापू है। यह आज भी एक अन्न विशेष का नाम है। तो जौ जो है हम देखते हैं वो आज भी हमारे यहाँ उत्पादित किया जाता है, उसकी फसल ली जाती है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं में से और यूनानी और अरबी दोनों से प्राप्त वृत्तांतों से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। तो इस प्रकार व्यापार जो है वो नियमित तौर पर विकसित हुआ है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। तो दोहरे पाल अर्थात जहाज पर जो कपड़े की बड़ा सा एक पल्ला लगाया जाता है वो पाल कहलाता है, और यह क्या करता है, जहाज को गति प्रदान करता है। तो एक की जगह पर दो लगाना। सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र है। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने। तो लोगों को जीने का जो दर्शन है, जीवन जीने का जो दर्शन है वो चीन से मिला है और धर्म और कला का भारत ने उनको दिया है। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई। इस बात का प्रमाण आज वहां सब जगह मिलता है। चंपा, अंकोर, श्री विजय, भज्जा पहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहां जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों के नाम विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका अर्थ यह अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। भारतीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्य के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी और इनमें से कुछ पदवियां और पद नाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया की मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के इन स्थानों के प्राचीन भारतीय साहित्य भारतीय पुराकथाओं और कथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारत से लिए गए हैं। बाली के छोटे से टापू ने अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ही गई है। तो इस प्रकार से विविध देशों में भारतीय कला का प्रभाव दिखाई देता है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से संस्कृत शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ ले लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानूनों के आधार पर बनाए गए हैं और उन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिताबद्ध करके कंबोडिया की आधुनिक कानून व्यवस्था में ले लिया गया है। तो कंबोडिया पर भारतीय कानून व्यवस्था का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन
भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से प्राचीन भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव से अंकोर और बोरोबुदुर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए। जावा में बोरोबुदुर में बुद्ध की जीवन कथा पत्थरों में उत्कीर्ण है, पत्थरों पर उकेरी गई है, पत्थरों पर उसे दर्शाया गया है। दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। अंकोर वट के विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहरों का विस्तृत क्षेत्र है। उनमें बनावटी झीलें, पोखरें और नहरें हैं, जिनके ऊपर पुल बने हैं और एक बहुत बड़ा फाटक है जिस पर एक वृद्धाकार सिर पत्थर से खुदा है। यह एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रहस्यमय कंबोडियाई देवतुल्य चेहरा है। इस चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोहक और विचलित करने वाली है। तो इस प्रकार से एक मंदिर का जिक्र इस जगह पर लेखक ने किया है। अंकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उनका विकास खमेर प्रतिभा ने किया। यह दोनों के परस्पर मेल से यह अजूबा पैदा हुआ। कंबोडिया के जिस राजा ने इसे बनवाया उसका नाम जयवर्मन सप्तम था, 7वें नंबर पर था, जो ठेठ भारतीय नाम है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो, उनसे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए उसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसे ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य की कल्पना आत्मनिष्ठ रूप में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। आत्मनिष्ठ अर्थात खुद को खुश करने के लिए, खुद के लिए, और वस्तुनिष्ठ अर्थात जिसका लुफ्त सभी लोग ले सकते हैं। तो खुद को सुख प्रदान करने वाली और सभी को सुख प्रदान करने वाली, निस्वार्थ भी कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि आत्मनिष्ठ रूप में सौंदर्य की कल्पना की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीजें, भले ही वह रूप या पदार्थ में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। तो कम अधिक मात्रा में दोनों जगहों पर यह दर्शन देखा जा सकता है। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करे, संबंध स्थापित करे। तादात्म्य अर्थात संबंध, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में, स्थापत्य अर्थात जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वो स्थापत्य कला होती है। जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उनकी चित्रकला में है, तो भारत में मुख्य तौर पर मूर्तियां और बड़ी बड़ी इमारतें अर्थात स्थापत्य कला पर ज्यादा जोर दिया गया। तो चीन में जो है चित्रकला पर, जापान में जो है चित्रकला पर जोर दिया गया। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियां और चित्र बनाए जा सके। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जिस प्रकार से वेदों में मूर्ति कला का विरोध किया गया था, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी था। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से भारत की कला का प्रभाव चीन की संस्कृति पर पड़ा है, उसी प्रकार से चीन की संस्कृति का प्रभाव, कला का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर देखने के लिए मिलता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, अजंता की गुफाएं खोदी गई। तो अजंता जो है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास एक प्रसिद्ध गुफाएं हैं।
और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की है। तो इस प्रकार से ये जो गुफाओं का उत्खनन हुआ है तो वो कब हुआ है? 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनमें उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक है। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी और खड़ी, श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांति, लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। एक चित्र आपके समक्ष है, अजंता का एक दृश्य है, चित्र है जिसमें एक स्त्री आपको दिखाई दे रही है। 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टानों को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई है। खुलताबाद के नजदीक जो एलोरा है, ये भी औरंगाबाद का एक हिस्सा है, औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है, जहां प्रभावशाली और रहस्यमय त्रिमूर्ति बनी है। दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ है। तो एलिफेंटा जो है वो मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफाएं CST से आपको जल्दी नजदीक पड़ता है वो। तो यहाँ पर भी जो गुफा मिली है उसमें त्रिमूर्तियां बनी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह की। तो इस प्रकार की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। तो महाबलीपुरम जो कि कर्नाटक का एक है जगह है, जहां पर भी इस प्रकार के हमें मूर्तियां देखने के लिए मिल जाती है। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हैवेल का कहना है कि इस क्षत विक्षत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। एप्स्टीन ने लिखा है कि उनकी विशाल लयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। जावा में बोरीबुदूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के ग्लेप्टोटेक ले जाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। तो बोधिसत्व जो है भगवान गौतम बुद्ध है। तो वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों की प्रशांति, निरभ्र नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। तो महाबलीपुरम की एक इमारत इस जगह पर दर्शाई गई है। बड़ी सुंदर नक्काशी इसमें देखने के लिए मिलती है। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का।